पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में। हमने देखा था कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस क्या होता है और हमने समझने की कोशिश की थी कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को हम टेस्ट कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में। हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की नीड क्या है, जरूरत क्या है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें ये जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है उसमें हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसमें सारे के सारे शेड्यूल्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ शेड्यूल्स है, ठीक है। अब बट ऑब्वियस है अगर पैरेलल शेड्यूल्स हैं, नॉन सीरियल शेड्यूल्स हैं और कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, नॉन सीरियल शेड्यूल अगर रन कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है आपका सिस्टम या तो कंसिस्टेंट हो सकता है या तो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि अगर नॉन सीरियल शेड्यूल्स हैं या पैरेलल शेड्यूल्स हैं, रन हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है चांसेस हैं कि आपका सिस्टम या तो कंसिस्टेंट रहे या तो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसमें सारा ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, शेड्यूल्स है, सारे इसमें ढेर सारे शेड्यूल्स है। इन सब एरिया में क्या है, डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ शेड्यूल्स है। चलिए अब अगर आप इसमें देखो तो इसमें जो सारे शेड्यूल्स हैं इसमें जो सर्कुलर पार्ट है वो ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसे शेड्यूल्स हैं जो कि सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाए रखेंगे, मतलब जिसके चलते आपका सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा। तो सर्कुलर पार्ट जो है इसमें आपके ऐसे शेड्यूल्स हैं जो कि सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाए रखेंगे। और इसके बाहर जो है वो कैसे हैं, ऐसे शेड्यूल हैं जिसके चलते आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक बात हमें समझ में आ गई। अब देखो अगर हम व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की बात करें तो इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ही कम है और कंसेप्चुअली इसको आइडेंटिफाई करना भी टफ है। अब अगर देखते हैं कि बहुत सारे शेड्यूल हैं, अगर पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं या पैरेलली रन हो रहे हैं तो उसके बाद आपका सिस्टम या तो कंसिस्टेंट हो सकता है और चांसेस है कि इनकंसिस्टेंट भी हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई भी नॉन सीरियल शेड्यूल है, कोई भी नॉन सीरियल शेड्यूल है, तो अगर नॉन सीरियल शेड्यूल है और उसका सीरियल इक्विवेलेंट पॉसिबल है, या आप ऐसा बोलो किसी भी नॉन सीरियल शेड्यूल का अगर सीरियल इक्विवेलेंट है तो पक्का है वो कंसिस्टेंट होगा। और यही आइडिया हम कहां यूज करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में यूज करते हैं। याद करो हमने पढ़ा था कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में, और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में हमने क्या देखा था कि अगर आपका क्या हो रहा है, नॉन सीरियल शेड्यूल का अगर इक्विवेलेंट, कम से कम एक इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल अगर मिल जाए तो पक्का है कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा। और इसी को हम यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में, ठीक है। अब देखो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते थे, प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते थे, और अगर ये साइक्लिक आया तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो पक्का है कि डेटाबेस कंसिस्टेंट होगा। जैसे कि देखो अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू समझने की अगर कोशिश करूं तो सपोज दैट मेरे पास शेड्यूल्स हैं S5, ठीक है, S9, ठीक है, और कुछ शेड्यूल्स हैं S1, S2, S4, S3, कुछ शेड्यूल्स हैं S11, S12, S19, S15, कुछ ऐसे शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो कहना चाहिए n नंबर ऑफ शेड्यूल्स में से हमने यहाँ पर कुछ कंसीडर किया हुआ है। जैसे अगर मैं देखो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर मैंने S5 और S9 को रखा है, ठीक है, और कंसिस्टेंट वाले सर्कल के अंदर मैंने रखा है S1, S2, S4 और S3, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट कौन से मैंने लिए हैं, S15, S19, S11 और S12, ठीक है। तो अगर आप देखो तो बट ऑब्वियस है कि जैसे यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि जो S5 है और जो S9 है, जो हमारे शेड्यूल है, यहाँ आप देखो तो जो S5 है और जो S9 है वो कैसे हैं, सीरियल सॉरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। कैसे है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो बट ऑब्वियस अगर एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो पक्का है कि ये कैसे होंगे, जिसका कम से कम एक इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल पॉसिबल होगा। तो पक्का है कि आपका डेटाबेस या सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और आपको इस ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कि अगर आप देखो जो आउटर सर्कल है वो क्या है, कंसिस्टेंट वाला है। इस आउटर सर्कल में एक इनर सर्कल है, दिस इज द सबसेट ऑफ द आउटर सर्कल।
जो कि किसका पार्ट है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का। तो अगर कुछ शेड्यूल्स ऐसे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के पार्ट है, मींस इफ इनर सर्कल के पार्ट है, तो पक्का है कि कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि आउटर सर्कल पूरा का पूरा बता रहा है कि इस सर्कल के अंदर जितने भी होंगे तो सारे के सारे कंसिस्टेंट होंगे। और मुझे वैसे ही पता है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर सीरियलाइजेबल है तो पक्का है कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन इनका क्या, जो आपके S1 है या S2 है, S4 है और S3 है, अब ये तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, लेकिन आपके आउटर सर्कल में है। और मैंने आपको बताया कि ये जो आउटर सर्कल में जितने भी शेड्यूल होंगे उनका पक्का है कि कोई ना कोई इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल पॉसिबल होगा। और अगर कोई ना कोई इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल मिलेगा मुझे, तो पक्का है कि उससे आपका डेटाबेस या सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो S1 है, S2 है, S4 है, वो S3 है, वो आपके कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के नहीं पार्ट है। तो इनका क्या मतलब, अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो भी चांसेस हैं कि वो कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो S5 और S9 जो है वो आपके कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, मतलब कंसिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर देखें S1, S2, S4 एंड S3 are not the part of conflict serializable, but it is consistent because it is the part of the outer circle, and outer circle में जो भी होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब देखें S15, S19 और S11, S12 जो है वो आउटर सर्कल के भी बाहर है, और इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है। लेकिन सम ऑफ द शेड्यूल्स लाइक S1, S2, S4 and S3 are not the part of conflict serializable, but it is consistent. But it is consistent because it is the part of the inner, but it is the part of the outer circle. ठीक है, मतलब अब मुझे ये बात समझ में आई कि अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, मतलब इस सर्कल का जो इनर सर्कल है इसका पार्ट नहीं है, इस इनर सर्कल का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, तो भी चांसेस हैं कि कंसिस्टेंट हो सकता है, क्योंकि वो आउटर सर्कल का तो पार्ट है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं हुआ तो क्या हुआ, आउटर सर्कल का पार्ट है, मतलब कंसिस्टेंट हो सकता है। तो इसका मतलब मेरे पास कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे कि हमें पता चल सके कि अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो क्या वह कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि चांसेस दोनों का है। क्योंकि अगर सर्कल का पार्ट होगा तो बट ऑब्वियस है कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर इस सर्कल के बाहर हुआ, जैसे यहां अगर आपके पास शेड्यूल्स हैं तो आपके कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। यही बात आती है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की। मतलब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की जरूरत कहां है बेटा, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की जरूरत है ये जो आपका ये वाला जो एरिया है जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, एक मिनट जस्ट मिनट, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के आउटर वाला जो एरिया है, इनमें अगर कोई शेड्यूल मिलते हैं तो उनको चेक करने के लिए कि क्या वो कंसिस्टेंट होंगे, या आउटर एरिया में आपका ये भी है, क्या वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, ठीक है। तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की जरूरत हमें पड़ती है तब जब वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के बाहर है या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो भी कुछ शेड्यूल ऐसे बच जाते हैं जो कि कंसिस्टेंट हो सकते हैं। तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या किया, अगर यहां देखो तो ये आपका आउटर सर्कल है। अब देखो, अब ये आपका क्या हो गया, आउटर सर्कल, तो मैंने लिख दिया आउटर सर्कल। आउटर सर्कल के अंदर मैंने अब एक इनर सर्कल बनाया, उसका नाम रखता हूं मैं इनर सर्कल 1, जो कि अब किसका है, व्यू सीरियलाइजेबल का है। और उसके अंदर मैंने एक इनर सर्कल और बनाया हुआ है जो आपका इनर सर्कल 2 है, जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो यहां कुछ शेड्यूल है 1, 2, 3 जो कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का पार्ट है, तो पक्का है कि वो कंसिस्टेंट होंगे। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के बाहर है, जैसे मान लो शेड्यूल 4, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है लेकिन वो व्यू सीरियलाइजेबल है, तो क्या होंगे आपके, कंसिस्टेंट होंगे। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी जो है आपका इनर सर्कल 1 है, उसके बाहर भी आपका देखो कंसिस्टेंट वाला एरिया है, उसके बाहर भी आपका अभी
जो भी सर्कल में शेड्यूल्स होंगे वो आपके कंसिस्टेंट होंगे, तो ये आउटर सर्कल का इतना पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। तो अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे कि मान लो 7th नंबर शेड्यूल है, 8th नंबर शेड्यूल है, 9 नंबर शेड्यूल है, जो कि आपके क्या है, ना तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के पार्ट है, ना ही व्यू सीरियलाइजेबल के पार्ट है, लेकिन वो कंसिस्टेंट हो सकते हैं बिकॉज आउटर सर्कल का पार्ट है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ शेड्यूल जो कि ना तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ना ही व्यू सीरियलाइजेबल है, फिर भी वो कंसिस्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें हम सारे के सारे कंसिस्टेंट शेड्यूल निकाल पाए। लेकिन चलो अब हम कॉन्फ्लिक्ट निकाल पाएंगे और उससे थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू सीरियलाइजेबल भी निकाल पाएंगे, तो हम बहुत सारे शेड्यूल्स को कवर कर पाएंगे। लेकिन अभी भी ऐसे शेड्यूल्स बच सकते हैं जो कि इसके आउटर शेड्यूल के पार्ट है, जिसको मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके थ्रू भी मतलब वो भी आपके कैसे होंगे, कंसिस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें हम सारे के सारे कहना चाहिए जो कंसिस्टेंट शेड्यूल है निकाल पाए, बिकॉज एन नंबर ऑफ शेड्यूल्स होते हैं, एन नंबर ऑफ शेड्यूल्स होते हैं किसी भी सिस्टम में। मतलब मान लो 50,000 शेड्यूल्स हैं, अब हर शेड्यूल को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, हर शेड्यूल को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर आप देखो इस डायग्राम से मुझे एक चीज और क्लियर हो रहा है कि अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, देखो अगर एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो इट इज द पार्ट ऑफ द इनर सर्कल वन, मींस इट इज द पार्ट ऑफ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कोई शेड्यूल तो पक्का है वो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा ही होगा, ठीक है। और पक्का है कि वो कंसिस्टेंट होगा ही होगा, क्योंकि ये आउटर सर्कल क्या बता रहा है, ये आउटर सर्कल ये बता रहा है कि आउटर सर्कल में जितने भी होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। तो आउटर सर्कल का ये इनर सर्कल सब पार्ट है, इनर सर्कल का सब पार्ट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है। तो फिर से समझते हैं, अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो पक्का व्यू सीरियलाइजेबल होगा, और कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबल दोनों ही कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है, ठीक है, तो जरूरी नहीं हो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो पक्का है व्यू सीरियलाइजेबल तो होगा ही होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने मान लो ये जो आउटर सर्किल है, इस आउटर सर्किल को मैंने मान लिया ये कंसिस्टेंट वाले शेड्यूल वाला है, एरिया कंसिस्टेंट शेड्यूल के लिए, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं हिमाचल प्रदेश। जो आउटर सर्किल है वो मान लेता हूं मैं हिमाचल प्रदेश है, एचपी, ठीक है। उसके जो इनर सर्किल है उसको मान लेते हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, जो कि एक आपका प्लेस है बद्दी, हिमाचल प्रदेश में एक बद्दी प्लेस है। उसके इनर सर्किल में अगर आप देखो तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है, जिसको मैं मान लेता हूं चितकारा यूनिवर्सिटी, और चितकारा यूनिवर्सिटी बद्दी में है, समझते हैं। अब अगर मैं चितकारा यूनिवर्सिटी में हूं तो पक्का है मैं बद्दी में तो होऊंगा, ठीक है। बद्दी में ही चितकारा यूनिवर्सिटी है, तो अगर मैं चितकारा यूनिवर्सिटी में हूं तो मैं बद्दी में हूं, अगर मैं बद्दी में हूं तो बट ऑब्वियस है हिमाचल प्रदेश में हूं, ठीक है। तो अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो पक्का है व्यू सीरियलाइजेबल होगा ही होगा, और पक्का है वो कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा। लेकिन इसका जस्ट अगर हम वाइस वर्सा बात करें तो समझते हैं, अगर मैं हिमाचल प्रदेश में हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं एचपी में हूं, सॉरी, अगर मैं हिमाचल प्रदेश में हूं तो जरूरी नहीं है मैं बद्दी में हूं, मैं हो सकता है शिमला में हूं, ठीक है, हो सकता है मैं किसी दूसरी जगह पे हूं, धर्मशाला में हूं, ठीक है। तो अगर मैं हिमाचल प्रदेश में हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं बद्दी में हूं ही हूं, मतलब मैं बद्दी में हूं इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे शेड्यूल बच गए जो ना तो व्यू सीरियलाइजेबल है, ना ही आपके कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, लेकिन कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं बद्दी में हूं तो जरूरी नहीं है चितकारा यूनिवर्सिटी में हूं, मैं बद्दी एक प्लेस है, बद्दी आपका एक प्लेस है, उसमें जरूरी नहीं है ना बद्दी लोग, बद्दी में जरूरी नहीं है कि मैं चितकारा यूनिवर्सिटी में ही हूं, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है जो व्यू सीरियलाइजेबल होगा वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो इसकी भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से भी मुझे समझ में आ गई। अब मुझे चीजें समझ में आ गई कि व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। सो यू कैन सी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी इज अ कांसेप्ट that is used to compute whether schedules are view serializable or not. A schedule is said to be view serializable if it is view equivalent to a serial schedule. So there may be some schedules that are not conflict serializable, but it still gives a consistent result because the concept of conflict serializability becomes limited when the precedence graph of a schedule contains a loop or cycle. Means अगर precedence graph में अगर loop आ गया तो but obvious है आप रुक जाते हो, आपको फिर पता नहीं चल पाता है कि आपका जो शेड्यूल है वो कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा।
So in such a case, we cannot predict whether a schedule would be consistent or inconsistent. So as per the concept of conflict serializability, we can say that a schedule is conflict serializable if its corresponding precedence graph does not have any loop. But what if a schedule precedence graph contain a cycle or loop and is giving consistent result, accurate result, as a conflict serializable schedule is giving? So to address such cases, we brought the concept of view serializability because we didn't want to confine the concept serializability only to conflict serializability. It means we didn't want to limit our searching ways. हम लिमिट नहीं करना चाहते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो कंसिस्टेंट नहीं होगा. नहीं भाई, व्यू सीरियलाइजेबल होगा तो भी कंसिस्टेंट होगा, और अगर व्यू नहीं है तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका जो शेड्यूल है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज आपके पास सेवरल एन नंबर ऑफ शेड्यूल्स होते हैं. तो यहां तक चीजें मुझे समझ में आ गई. मुझे ये भी समझ में आ गया कि व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. थैंक यू.